हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेट नंबर कितना तो सेट नंबर 25 को डिस्कस करेंगे, जो हमारे होने वाले आगामी रेलवे, एसएससी और सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है और ये जो सेट है सभी जो हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और दोस्तों देखिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप भागिए ना, स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एग्जाम का जो एग्जैक्ट लेवल है ना वो समझ में आए। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन जानबूझकर रखा हुआ है किसका, पजल का, ताकि जो सीरियस स्टूडेंट है ना वो इस पजल को जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पजल ऐसे आने श्योर हैं, आपके एग्जाम में जरूर आने हैं। तो आप भागोगे तो आप समझो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि ABCDEF और G में से प्रत्येक की परीक्षा जो है वो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। यानी कि सोमवार से लेकर रविवार तक जो है इन लोगों के एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सोमवार से रविवार तक के जो दिन जो है उसे नोट कर लेते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या बच गया हमारा, संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हमारे सप्ताह के 7 दिन हैं और इन्हीं दिनों में उन सब की जो है वो एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, अब समझिए कैसे करना है हमें। कह रहा है A और C की परीक्षा जो है मंगलवार को है, यानी C की परीक्षा का एग्जैक्ट टाइम जो हमें दिया हुआ है कब है, तो C की परीक्षा जो है मंगलवार को है, यानी कि यहाँ पे C हो गया। ठीक है, कह रहा है A और G की परीक्षाओं के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा होनी है। अब यहाँ पे आप समझो कि A और G की परीक्षा के बीच जो है वो सिर्फ एक छात्र होगा, यानी A और G के बीच एक गैप है। ठीक है, A की परीक्षा G की परीक्षा से पहले है। ठीक है, जो A की परीक्षा होगी वो G की परीक्षा से पहले होगी। अच्छा, हमें इतना तक की इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब देखिए क्या कर रहा है, D की परीक्षा A की परीक्षा के ठीक पहले दिन है। D की जो परीक्षा है वो A की परीक्षा के ठीक पहले दिन है, यानी कि D की परीक्षा होगी, उसके बाद A की होगी, उसके बाद एक गैप है जो यहाँ पे भरा जाएगा और उसके बाद G की है। ठीक है, लेकिन यह परीक्षा गुरुवार को नहीं है। कुल मिलाकर जो D की परीक्षा होगी ना वो गुरुवार की नहीं होगी। समझिए, D की परीक्षा A की परीक्षा के ठीक पहले है, लेकिन जो D की परीक्षा है वो गुरुवार को नहीं है, यानी कि जो D की परीक्षा है दोस्तों वो थर्सडे को नहीं होनी है। ओके, तो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ गया इससे रिलेटेड। ठीक है, F की परीक्षा जो है E की परीक्षा से पहले, F की जो परीक्षा है ना वो E की परीक्षा से पहले लेकिन किसी दिन है, किसी दिन के लिए, यानी कि जरूरी नहीं कि उसके तुरंत उसके पहले है, ये किसी दिन है। ठीक है, कह रहा है ना कि F की परीक्षा E की परीक्षा के पहले के किसी दिन है। ठीक है, ये ना समझना आप कि तुरंत उसके पहले नहीं, इसलिए मैंने ये साइन दिया कि ऊपर E के ऊपर कभी भी है, लेकिन E के ऊपर है, किंतु B के बाद है, लेकिन B के बाद है। ठीक है, अच्छा आओ आप यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा, ये गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ, ये मैंने आगे वाला नहीं पढ़ा। अब समझ लीजिए, जो कह रहा है कि F की परीक्षा जो है E की परीक्षा से पहले, F की जो परीक्षा है वो E की परीक्षा से पहले F की परीक्षा है, लेकिन किसी दिन है, किंतु B के बाद है, और ये B के बाद है F की परीक्षा, कभी भी B के बाद हो जाएगी। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गया। E की परीक्षा रविवार को है और E की परीक्षा कब है, रविवार को है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को हमें पता करना। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं D, A और गैप वाले स्थान से, तो D को हम थर्सडे को नहीं लगाएंगे और हमें इनको चारों को एक साथ लगाना होगा, यानी कि 4 जगह हमें खाली चाहिए। तो 4 जगह यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे D लेते हैं तो A आ जाएगा नीचे, वहाँ पे तो C है। अब 1 2 3 4 यहाँ पे बचते हैं।
1 2 3 4 यहाँ पे बचते हैं। उसी में कह रहे हैं कि डी की परीक्षा बृहस्पतिवार को नहीं है, तो डी हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, यानी यहाँ पे डी नहीं आएगा। तो डी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो डी ए गैप है और जी है। ओके, अब देखो आप क्या कह रहा है कि ये हो गया, डी के बाद ए आ गया, एक गैप है, ए और जी आ गया, ठीक है। और डी की परीक्षा गुरुवार को भी नहीं है, ये भी सेटिस्फाई हुआ, बुधवार को है, खत्म। यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमने कर लिया। अब देखो कह रहा है कि ई के परीक्षा के ऊपर एफ की परीक्षा है, ई की परीक्षा के ऊपर एफ की परीक्षा है किसी भी दिन, तो ऊपर जी है तो यहाँ पे एफ की परीक्षा है, ई की परीक्षा के ऊपर, और एफ से पहले जो है बी की परीक्षा है, तो बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा जो जगह बचा है, यानी कि बी सी डी ए एफ जी और ई। ये हमारा जो है दोस्तों पजल बन के तैयार है, ठीक है। देखिए ऐसे ही बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन है पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना मिले, जैसे एग्जैक्ट मिला था सी वाला और ई वाला, उसके बाद ये हमें सेट करना था, तो ऐसे आप इन्फॉर्मेशन नोट कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो गया है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है, तो सोमवार की बात करूँ तो बी की परीक्षा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया होगा। फिर से कहूँगा दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ओके, चलिए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। जो असंगत है, प्रस्थान का आगमन सही है, मतलब कि जाना का आना, प्रस्थान मतलब जाना, आगमन मतलब आना, यानी इसका विलोम है। अच्छा, ये एक हुआ। यहाँ पे अधिकतम का न्यूनतम, ये भी इसका विलोम है। गर्म का ठंडा, ये भी इसका विलोम ही है। लेकिन खाना का पीना, ये क्या है? खाना पीना कोई विलोम है क्या? नहीं है ना। पीना का यहाँ पे हो जाता प्यासा रहना, तो विलोम होता। पीना का प्यास लगना या प्यासा रहना, तो यहाँ पे प्रस्थान आगमन, अधिकतम न्यूनतम और गर्म ठंडा एक दूसरे के अपोजिट हैं। जबकि यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ना, पीना और खाना, ये दोनों अलग अलग क्रिया हैं, पीना और खाना, ठीक है। तो यहाँ पे असंगत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पीना और खाना हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करो जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। तो यू के विपरीत क्या आएगा वो हमें पता करना है, ठीक है। चलिए, तो अगर पहले और दूसरे पासे को हम लेके चेक करें तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे कॉमन ढूंढते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो अब दोनों में कॉमन देखिए, तो दोनों में कॉमन क्या है? क्यू है। दोनों में कॉमन क्यू है ना, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, कॉमन क्यू है, ठीक है। क्यू का काम खत्म, क्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम क्यू के क्लॉकवाइज जाएंगे। क्यू के हम क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो क्यू के क्लॉकवाइज ऐसे जाओ तो क्या होगा? एस, यहाँ पे एस लिखा, और यहाँ पे क्यू के क्लॉकवाइज जाओ तो क्या होगा? आर, यानी कि एस के अपोजिट आर के अपोजिट एस है, ठीक है। अब एस के हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पे होगा पी, ठीक है। और इसके क्लॉकवाइज जाते हैं फिर तो यू, यानी कि यू के अपोजिट क्या होगा? पी होगा। यू के अपोजिट क्या होगा? पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कि यू के अपोजिट क्या है? पी है, यानी कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया करने का तरीका भी आपको? जो कॉमन है उसको पकड़िए और वहाँ से फिर क्लॉकवाइज घुमाइए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यू के अपोजिट पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को 20, 92, 22 और 13 लिखा जाता है, ब्लू को 25, 15, 622 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में व्हाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? पहले समझते हैं कि ग्रीन को इन शब्दों के में लिखा कैसे गया है। समझिए, GREE और N। अब ग्रीन को 20 कैसे लिखोगे? अब जी के जगह पर 20 है, जी के जगह पर 20 है, जी के जगह पर 20 कैसे आएगा? तो अगर आप एक बात बताओ, जी का अगर आप अपोजिट कर दो, जी का अपोजिट करो तो कितना होता है? टी होता है। आर का अपोजिट कीजिए तो आर का अपोजिट करोगे तो होता है आई, ई का अपोजिट करो तो होता है वी, फिर ई है तो बी, और एन का होता है एम, होता है। अब देखो, आप अगर टी के नंबरों की बात करो अल्फ़ाबेट में तो 20 नंबर पे आते हैं। आई के अगर नंबरों की बात करो तो 9th नंबर पे आते हैं। भी ऑब्वियस सी बात है वो 22 नंबर पे आएगा, तो ये दोनों भी हो गए 22 नंबर पर। और
M जो हमारा है वो N12, हाँ 13 नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आप मिला लीजिए 20 9 22 22 13, तो 20 9 22 22 13, यानी कि क्या क्या है यहाँ पे उसने कि जो ग्रीन लिखा हुआ है उनके जो वर्ड है उनका अपोजिट किया और फिर उसकी नंबरिंग की है। ठीक है, तो ब्लू का वैसे होगा, हमें ब्लू का क्यों निकालना है, जब हमें ग्रीन से कोड पता चल गया तो ब्लू भी वैसे निकला होगा। हम एग्जाम में व्हाइट का निकालेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। व्हाइट है तो डब्लू का आप बता दो, डब्लू का होता है डी। एच का क्या होता है, तो एच का अगर हम देखें तो एच का होता है एस, क्योंकि हाई स्कूल करके हमने याद किया। आई का होता है आर, जी का होता है टी और ई का होता है भी। ऐसे चलिए तब इसको नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। डी का कितना हो जाएगा, तो ए बी सी डी 4 पे आ गया। अगर एस की बात करो तो एस, हाँ एस 19वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा आर का, तो आर कितने नंबर पे आ जाएगा, आर 18 नंबर पे आ जाएगा। जी की बात करो तो जी हमारा कितने नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आ जाएगा। और भी जो हमारा है वो अल्फ़ाबेट में 22 नंबर पे आ जाएगा। कुल मिलाकर 4 19 18 7 और 22 जो हमारा इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किस में है, तो 4 19 18 7 और 22 ऑप्शन नंबर सी में है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे समझ में आया यहाँ कैसे बना हुआ है। जो हमें वाइट दिया हुआ है, जो वाइट दिया था उसका हमने उनके वर्डों का अपोजिट किया और उन अपोजिट वर्डों का हमने यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। जिस प्रकार प्रकृति का संबंध प्राकृतिक से है उसी प्रकार पोषण का संबंध किससे है। आप खुद देखो, स्वाभाविक, पोषित, चरित्र या विशिष्ट। जिस प्रकार प्रकृति का जो विशेषण है वो प्राकृतिक होता है उसी प्रकार पोषण का जो विशेषण होगा वो पोषित होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसमें क्या सोचना है। चलिए कह रहा है कि दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि जो चित्र दिए गए हैं उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखो हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए जब ऐसे त्रिभुज दिए होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसमें हम जो जैसे देखिए इसमें 2 पार्ट में है 1 और 2, तो हम क्या करते हैं 2 और 1 को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 3 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे देखो कैसे होगा, 1 और 2 ऐड किया तो जो ये वाला त्रिभुज है हमारे पास बन रहा है ये वाला, इसके लिए कितने हो गए, इसके लिए 3 हो गए। अब देखो आप जब आप इसको ऐड करते हो इस वाले को तो 1 और 2 यहाँ भी बनेंगे, तो यहाँ से भी हमारे कितने हो गए, यहाँ से भी 3 हो गए। और एक जो हमारे पास बड़ा वाला है ये वाला, ये समझिए जो हमारे पास ये वाला है इसको जब हमने ऐड किया तो यहाँ भी एक बीच में लाइन है हमारे पास, ये देखो अब बड़ी सी लाइन जो है, तो 1 और 2 यहाँ से भी हमारे पास 3 हो गए। यानी कि 3 3 6 3 के 9, यानी कि 9 तो हो गए। 9 ऑप्शन में है, हाँ है, लेकिन ये आंसर होगा नहीं, 9 हो गया। 9 के बाद आप दूसरा देखिए अब कितने हिडन त्रिभुज हैं। 9 के बाद अगर आप देखो तो एक देखिए, एक हमारे पास ये बचता है, देख रहे हो आप, एक ये बचा 9 के बाद ये वाला 10, एक देखिए एक ये वाला बचता है ये 11 हुआ, यानी कि 3 ये हुआ और 2 और हुआ, 3 3 3 और 2, तो कितने हो गए टोटल। अब ऐड करो 3 3 6 9 और 2 11। और कोई बचता है क्या, कोई और बचता है तो आप बताओ, देखिए कौन सा और हो जाएगा। और कोई है इसमें से, हमने इसको कर लिया, इसको कर लिया, ये टोटल वाले को कर लिया, इसको भी कर लिया, नहीं अब कोई नहीं बचता है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास त्रिभुज, तो टोटल अगर त्रिभुज देखें तो हो जाएंगे 3 3 6 9 और 2 11, यानी कि टोटल 11 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, तो त्रिभुजों की जो संख्या यहाँ से टोटल हो जाएगी 11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये नंबर सीरीज का है और पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 9 25 53 एंड 157। ठीक है,
इसको सॉल्व हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा। अब इसके हम लोग पैटर्न की बात करें तो आप देखो 3 से 9 बनाना है, 9 से 25, 25 से 53, 53 से 157 और 157 से जो हमारा आएगा। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन पे जाके एक बार चेक करें, ऑप्शन नहीं दूसरे वाले नंबर पे, तो 9 से 25 बनाया है। 9 से 25 आप कैसे बना सकते हो, तो 9 दूना 18 और 7 जोड़ोगे तो थोड़ा 7 ज़्यादा गैप हो जाएगा, कम गैप वाला हम ढूंढते हैं। तो 9 में 3 से किया तो हुआ कितना 27, अच्छा इंटू 3 किया तो 27 हुआ, और अगर -2 किया तो कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि इंटू 3 किया 27 और -2 कर दिया, ठीक है। अच्छा अगर इसके हम आसपास जाएं तो 3 से सीधे 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। कब, जबकि देखो यहाँ पे प्लस और माइनस का एक चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर कम ले, अगर इंटू 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ 6 हुआ, और प्लस 3 कर दिया तो 9 हो गया, यानी कि इंटू 2 + 3 इंटू 3 -2 हुआ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अगर 25 में फिर हमें 25 से हमें 53 बनाना है, तो जब 25 से 53 बनाना है तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 50, और प्लस 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 53 हो गया, यानी कि इंटू 2 + 3 इंटू 3 -2 इंटू 2 + 3, तो फिर क्या होगा इंटू 2 + 3 तो इंटू 3 और -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटू 3 और -2, फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या होगा हमारा फिर, तो फिर होगा इंटू 2 और +3, क्योंकि यही पैटर्न जो है अब चल रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, अब 15 दूना 30 और 1 31, और +3 ऐड कर दो तो 314 में कितना हो जाएगा 317, क्या हो जाएगा यहाँ पे 317, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमें पैटर्न का पता, देखिए पैटर्न का पता लगाने के लिए 3 अंकों तक देखिए, 1 2 3, हमने 3 पैटर्न तक देखा। जब 3 पैटर्न तक देखा तो आगे क्या, फिर आगे ऐसे सेट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल प्रतिबिंब है, पता करना है कि इसका जो प्रतिबिंब है इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इस फिगर का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा वो पता करना है। तो जल प्रतिबिंब जब भी बनता है तो इसको उल्टा कीजिए, तो सिर्फ उल्टा करना है, और चीज़ें जिस साइड में है उसी साइड में रहेंगी, उनके साइड नहीं बदलेंगे। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, आप देखो ये करके ऐसे है ना, जो ऐसे वाला हिस्सा है ये ऐसे उसी साइड में रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा, यानी कि ये रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन इसी साइड में रहेगा, ठीक। और जो ये गोला है वो आपका, अब देखो कैसे हो जाएगा, ये गोला जो है ये वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा, ठीक है, जो, और वो सादा वाला ऊपर हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन में देखो आप। तो ऐसा पहला ही है जी, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि यश जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यश जो है पश्चिम की ओर 9 मीटर चला, यश को चलाते हैं। यश जो है वो पश्चिम की ओर चला, कितना 9 मीटर चला पश्चिम की दिशा में, वो फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अच्छा फिर दाएं मुड़ा यस और 10 मीटर चला, वो फिर बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, फिर यस बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, 2 मीटर चला, एक बार पुनः हुआ बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, एक बार पुनः हुआ बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और 10 मीटर चला। अब यश के सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो भाई सीधी सी बात है, अब जब यश इस दिशा में है तो ये दिशा कौन सी है आप बताओ, ये किस दिशा में है, ऐसे यश, तो यश दक्षिण दिशा में है, ये यश जो है वो दक्षिण की दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अच्छा, जैसे 12, 10, 5 और 7 का प्रयोग करके 10 आया है, 16, 11, 8 और 4 का प्रयोग करके 15 आया है,
वैसे ही 15, 9 और 6 और 5 का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें पता करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, 10 लाना है। टोटल को ऐड करके तो बनने वाला है नहीं 10, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों होने हैं। तो अगर 12 और 10 को आप ऐड करो तो कितना होता है 22 होगा, और 7 और 5 को ऐड करो तो कितना होता है 12 होता है, और 22 में से आप 12 घटा दो तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, आएगा, क्योंकि 12 और इसको ऐड किया हमने और फिर इसको ऐड किया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखो आप 11 और 16 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 8 और 4 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 27 से 12 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इस संख्या का एडिशन हो रहा है, दोनों संख्याओं का ऐड करके और फिर उनके प्रोडक्ट से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 हो गया, 6 और 5 कितना हुआ 11 हुआ, तो 24 में से 11 घटा दो कितना होगा 13 होगा जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 13 आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि P का अर्थ गुणा, Q का अर्थ प्लस, T का अर्थ भागा, S का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए 35, T का अर्थ क्या है भाग है 5। ठीक है, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ है गुना 6, S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ है -4, और R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है +3। सॉल्व कर लीजिए, 5 से आप कटा इसको 7 हुआ, गुणे 6 -4 और +3, यहाँ पे कितना हो गया 42 हो गया, 42 हो गया, 42 और -1 कर दो आप तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 42 हो गया ना, -4 और +3 -1 हो जाएगा, तो 41, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए कह रहा है कि मोहित का पुत्र है रोहित, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है हमसे कि मोहित का पुत्र कौन है, तो मोहित का पुत्र है रोहित। रोहित किसका पुत्र है, तो जो रोहित है ये मोहित का पुत्र है। मोहित का पुत्र कौन है, तो मोहित का पुत्र है यहाँ पे रोहित। ठीक है, जिसकी शादी गीता से हुई है। गीता से किसकी शादी हुई है, तो गीता किससे शादी हुई है रोहित की। मोहित का पुत्र है रोहित और रोहित की शादी हुई है गीता से। ठीक है, गीता से हुई है मोहित की शादी। ठीक है, गीता के पति का इकलौता भाई, गीता के पति का इकलौता भाई कौन है, देव। गीता के पति का इकलौता भाई कौन है, गीता के पति का इकलौता भाई है देव, बबीता का पुत्र है देव। देव किसका पुत्र है, तो देव बबीता का पुत्र है। ठीक है, देव जो है वो बबीता का पुत्र है। तो एक बात समझो आप, जब रोहित, देव और रोहित भाई हैं, देव के पिता है मोहित, रोहित के पिता है मोहित और देव की माता है बबीता, तो मोहित और बबीता ये हस्बैंड वाइफ हो गई। ठीक है, ये माता पिता हो गई देव और रोहित की। ठीक है, यहाँ से ओके। भाई देव बबीता का, बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं। करेक्ट, बबीता और जमिता, अब देखिए बबीता है और जमिता है, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, देव और रोहित दोनों भाई हैं, तो बबीता और जमिता दोनों बहनें हैं और अपने माता पिता की 2 ही संतान हैं। अच्छा, बबीता और जमिता ये अपने माता पिता की 2 बहनें ही हैं। ठीक है, तो अब पूछ रहा हमसे कि बबीता का गीता से क्या संबंध है। बबीता का गीता से, तो गीता की बबीता क्या लगेंगी, तो जब बबीता के पुत्र की बहू है तो गीता की क्या लगेगी, गीता की सास लगेगी, गीता की सास होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो, सास यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है। गीता की क्या होगी, तो गीता की सास होगी। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ से, आप यहाँ से समझ लीजिए थोड़ा सा, देखो अब मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। गीता की कौन है, तो गीता की सास है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कह रहा है कि दिए गए आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं, अच्छा ये क्रिकेट खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं। क्रिकेट वाला ये हिस्सा है, देखो ये क्रिकेट का हिस्सा है रेड वाला, क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल का हिस्सा कौन है? फुटबॉल हमारा ये वाला है, ये हरा वाला फुटबॉल है लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन क्या है? आप देखो ना, कबड्डी हटा दो, जो इसको आपको हटा देना है, जो ब्लैक से है ना ये वाला एरिया हटा दो। तो क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन क्या है? तो क्रिकेट और फुटबॉल में एक सीधी सी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि चित्र समूह में दिए गए चित्रों द्वारा विकल्पों में दिया गया कौन सा चित्र निर्मित किया जा सकता है। यानी कि जो ये हमें फिगर दिया हुआ है ना, इन तीनों फिगर से को मिलाकर कौन सा फिगर जो है बनाया जा सकता है। विकल्प में ऐसा कौन सा है जो इन तीनों का यूज करके हम बना सकते हैं। तो आप देखिए ना, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, साफ दिख रहा है सी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों फिगर यहाँ पे हैं। देखिए, आप देखिए, खुद देखिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक डिनर पार्टी में कुछ लोगों ने अपने लिए केवल मछली और कुछ ने केवल मांस परोसा। अच्छा, समझिए इसे, ये आपके क्वेश्चन जो है इस प्रकार के एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक डिनर पार्टी में कुछ लोगों ने अपने लिए केवल मछली और कुछ ने केवल मांस परोसा। कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं परोसा और शेष लोगों ने मछली और मांस दोनों परोसे। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ लोगों ने मछली परोसा और कुछ लोगों ने मांस परोसा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मछली परोसा और कुछ लोगों ने मांस परोसा और कुछ लोगों ने दोनों परोसा है, तो कॉमन हो गए मछली और मांस। ये फिश और मीट कॉमन हो गए, हो जाएंगे। और कह रहा है कि कुछ लोग शाकाहारी थे, तो शाकाहारी इनसे अलग हो जाएंगे। और जो लोग थे, ये लोग जितने थे टोटल लोग थे, ये टोटल लोग हो गए। टोटल लोगों में से कुछ लोगों ने मछली परोसा, कुछ ने मांस परोसा, कुछ ने दोनों परोसा, तो दोनों ये कॉमन हो गए। और जो शाकाहारी थे वो लोग हो जाएंगे, यानी कि हमारा कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप समझे हो कि नहीं, ये बताइए पहले। ये आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? नहीं आया तो हाँ आया होगा ना, ना आया तो एक बार फिर से समझिए। देखिए कह रहा है कि कुछ लोगों ने मछली परोसा और कुछ लोगों ने मांस परोसा, और फिर कह रहा है कि कुछ लोगों ने दोनों चीज़ों परोसा है। तो मछली और मांस दोनों परोसे, तो ये कॉमन हो गए मछली और मांस वाले। और कुछ जो थे वो शाकाहारी थे, तो शाकाहारी वाली मछली और मांस से अलग आएंगे। और टोटल ये लोगों की संख्या हो गई, तो टोटल लोगों की संख्या में ही ना मछली मांस और शाकाहारी खाने वाले आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कचरे कुछ तौलिए जो हैं वो साबुन है। सभी साबुन जो है वो शैम्पू हैं, और सभी शैम्पू जो है ब्रश हैं। देखिए कुछ तौलिए साबुन हैं, सभी साबुन जो है शैम्पू हैं, और सभी शैम्पू जो है वो ब्रश हैं। ठीक है, समझ, ये साबुन है, ये शैम्पू है और ये ब्रश है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि सभी साबुन ब्रश हैं, सभी साबुन जो है वो ब्रश है, सही है। ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो सभी का ऑप्शन लगेगा। और कुछ ब्रश जो है वो शैम्पू, कुछ ब्रश जो है शैम्पू है, ये भी सही है, दोनों सही है जी। तो हमारा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कह रहा है कथन दिया हुआ हमसे यहाँ पे कि कांच की बोतलों को
उन हरे कूड़ेदानों में न फेंके जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए। कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ेदानों में न फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए। ठीक है, एक कथन है, इससे हमारा निष्कर्ष दो दिया हुआ है, धारणाएं हैं कि कांच की बोतलों को एकत्र करने हेतु निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र कूड़ेदान से अलग रंग के होते हैं। मतलब कि जो कांच की बोतलों को एकत्र करने वाले कूड़ेदान होते हैं वो अलग रंग के होते हैं और अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र कूड़ेदान जो है वो अलग रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये सही बात है कि कांच के अलग होने चाहिए जो उनको रिसाइकल वाले हैं डब्बे, और जो अन्य कूड़े के रिसाइकल वाले डब्बे अलग रंग के होने चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए। नहीं, कांच का पुनर्चक्रण होता ही तो यहाँ पे कांच के अपशिष्ट पदार्थों के साथ क्यों फेंकी जानी चाहिए? नहीं, गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? केवल धारणा एक जो इसमें निहित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा के टोटल 65 विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये देखो, ये टोटल 65 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उत्तर की ओर सबका मुंह है, एक पंक्ति में खड़े। अमृत जो है पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पे। अमृत जो है पंक्ति के बाएं सिरे से, यहां से अमृत जो है 46वें स्थान पे है, 46वें स्थान पे है। जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से, कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। कासवी 14वें स्थान पे। तो पूछ रहा है कि अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़े? इजी है। टोटल कितने हैं? टोटल है 65। ऐड करो इसे आप 46 और 14 को, ये 46वें स्थान पे 14वें स्थान पे कितना हुआ? 46 और 14 हुआ 60, तो 65 में से घटा दो तो आंसर आ जाएगा 9। यानी कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं अमृत और कासवी के बीच? यानी कि जो ये वाला हिस्सा है वो कितने का है? तो 5 के हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, देखिए जो सेशन है यहाँ पे एंड हुआ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने बारी बारी से आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। सो दोस्तों देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने जो सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद और शुक्रिया। ठीक है जी, ओके।